हमारे भीतर का कार्यकर्ता जिंदा रहना चाहिए। थोड़ा सा भी अहंकार अपने आसपास के सबको दूर कर देता है जी। और फिर हमें भी आदत हो जाती है एक नए से मंडल के भीतर अपनी जिंदगी गुजारने की। हमें उससे बचना चाहिए। आप नए सब साथी हैं और मेरा दायित्व बनता है कि इन संकटों के सामने आपको सचेत करना, ताकि मुझे कभी जीवन में पछतावा ना हो, अरे उसके साथ ऐसा हो गया, अरे यार मैंने पहले बता दिया होता तो अच्छा होता। तो कम से कम मुझे दुख ना हो। आज तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, ताकि मैं कह सकूं यार मैंने तो कहा तभी संभालना। तो 2 साल 3 साल के बाद अगर किसी के जीवन में कुछ होता है तो जरूर मेरे शब्द उसको काम आएंगे। और मैं समझता हूं कि अहंकार को जितना हम दूर सकते हैं रखना चाहिए। कभी कभार हमको लगता है समूह में तुम क्या कर रहे साहब, पार्टी ने जिता दिया, लोगों ने बहुत मेहनत की है। थोड़े दिन के बाद तो साहब मेरा अपना इतना ताकत है जी, मेरा इतना संपर्क है, इतने सालों की पुण्य ही है, तो जितना ही था मुझे धीरे धीरे आ जाएगा, देर नहीं लगती है जी। हम एक मान के चले साहब, न हम हमारी हैसियत से जीत करके आते हैं, न कोई वर्ग विशेष हमें जिताता है, न कोई जाति समुदाय हमें जिताता है, न ही मोदी हमें जिताता है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता जिताती है। हम जो कुछ भी हैं मोदी के कारण नहीं है, जनता जनार्दन के कारण है। हम जो कुछ भी हैं हमारी अपनी योग्यता के कारण है, ऐसा भ्रम में हम ना आए। हम जो कुछ भी हैं जनता जनार्दन के कारण है। और हमें जन आदेश मिला है, जन आदेश। हमें उस जन का सम्मान करना है और उस जन के आदेश का पालन करना है। और उसमें हम एक पल के लिए भी हमें एक दूसरे से अलग होने का कारण नहीं है, और उसी भाव से हमें चलना चाहिए। हम लोग जानते हैं गर्भनाल, मां के गर्भ में बच्चा होता है तो एक नली के माध्यम से उसका जीवन चलता है। सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधि के लिए व्यक्ति का जनता के साथ संबंध उस गर्भनाल का जैसा मां और बच्चे का होता है वैसा होना चाहिए। वहीं से शक्ति मिले, वहीं से जीवन मिले, उस भाव को कभी हमने छोड़ना नहीं चाहिए और उसी को लेकर के हमने आगे बढ़ना चाहिए। आपको अनुभव आ जाएगा थोड़े दिन में। अभी तो मुझे सबकी सूची कौन जीत करके आए हैं, कौन नहीं आए हैं, सारी चीजें अभी तो देखना मेरा बाकी है। लेकिन इस देश में बहुत ऐसे नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया है। और अगर सबका टोटल लगाएंगे तो शायद एक 5-50 एमपी रह जाएंगे जो मंत्री के लिस्ट में नहीं आएंगे। और ये सबसे बड़ा संकट होता है। फिर हमको भी कहना है यार उस अखबार में आया है, जरूर मेरा नंबर लगेगा। मैं इतना हैरान हूं जी, आजकल लोग झूठे फोन करते हैं। मैं पीएमओ से बोल रहा हूं, आपका नाम तय हो गया, आप दिल्ली आ जाइए। अच्छा, वो नया होता है, वो आवाज भी पहचानता नहीं, वो भी मान लेता है जी। मैं कृपा करके कहता हूं, ये जो मीडिया वाले नाम चला रहे हैं वो सरासर भेद पैदा करने के लिए कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं, अपने बद इरादों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। आप इस भ्रम में कभी मत आइए। कुछ तो लोग आएंगे, अरे यार मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पे नाम देखा था, रात को 9 बजे नाम था यार, राष्ट्रपति की यहां लिस्ट गई, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? यहां तक जैसे मेरे बगल में बैठ करके बना रहा है।
मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूँ, 5 साल यहाँ रह के आया जा रहा हूँ। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर आए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व बहुत कम लोगों को दे सकते हैं, और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है, चलो कर देता हूं, चक्कर में मत पड़ना भाई। अखबार में टीवी में आ जाए तो उसको फोन कर, भाई बंद कर दो, तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। वरना ये बड़ा, मुझे तो याद है मैं गुजरात में सीएम था, हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता आ गए अहमदाबाद। मैं पहले छत्तीसगढ़ का प्रभारी था, पार्टी का काम करता, तो परिचय बहुत था। तो मैंने कहा कैसे आना हुआ? तो बोले कल आपका फोन आया था। मैंने कहा मैंने तो कोई फोन नहीं किया तुझे। तो बोले आपका फोन आया था इसलिए मैं आया। तो बोले वहाँ तो सरकार बन रही है और मुझे बताया गया कि मोदी जी बुला रहे हैं और मोदी जी कहेंगे वही सरकार बनने वाली है। अब कहाँ मैं गुजरात में मुख्यमंत्री और कहाँ रमन सिंह, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसको बेचारे को इतना खर्चा करके दौड़ाया। अच्छा, वो भी भरोसे के संगठन पे भरोसा करने वाले लोग थे, तो उनको लगा कि साहब मेरे लिए कोई सूचना होगी, तो आ गए। कोई मोह के कारण नहीं आए थे, डिसिप्लिन के कारण आ गए थे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको गुमराह करेंगे। आपने इससे बच के रहना है। सरकार और कोई बनाने वाला नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी है वही बनाने वाले हैं। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है, और इसलिए कृपा करके शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। और आपको फोन आ भी जाए ऑफिशियल, जब आए तब भी वेरीफाई कीजिए, क्योंकि वरना ये चीजें हैं जो बड़े ही नई नई मुसीबतें कर देती हैं। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखें। एक और संकट आता है, जो नए लोग आए हैं उनको तो तुरंत अनुभव आएगा। जब आप पहले घर से निकलते थे तो ऑटो रिक्शा वाला भी आपके सामने देखता नहीं था, टैक्सी वाला भी सोचता था कि इनको कहाँ ले जाऊंगा, तो आता नहीं था। ठीक, अभी आपने देखा होगा स्टेशन कुछ ऐसी गैंग रहती है, वो सीधी एयरपोर्ट, अरे आइए आइए नमस्ते, आप वहाँ से जीत के आए, आइए आइए आइए, अरे गाड़ी रेडी है। न पहले आपने देखा न देखा, कैसे आ गया भाई वो। ये दिल्ली की एक दुनिया है जी। और वो आते ही आपको इतना प्यार करेंगे, आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप एक प्रकार से पंगु बन जाएंगे, क्योंकि आप नए हैं। खाना कहाँ खाने के लिए जाना पता नहीं है, पार्लियामेंट जाना है कैसे जाना, वो कहते हैं चिंता मत करो मैं ले जाता हूँ। 3, 4, 5 दिन में तो आपकी, मनुष्य का स्वभाव है, ऐसी दोस्ती हो जाती है। फिर करता है यार इसको कहाँ निकालूं, और 1-2 साल के बाद पता चलता है ये तो बड़ा खिलाड़ी है और इस खेल के अंदर आपका बर्बादी हो गई। कृपा करके ये जो सेवा भावी लोग आते हैं ना, उनकी सेवा से मुक्त रहिए जी। यहां जो पुराने, उन सबको मालूम है कैसे कैसे लोग चढ़ जाते हैं, और एक बार परिचय हो जाता है, आंख की शर्म आ जाती है, फिर निकाल नहीं पाते आप। पता चलने के बाद भी नहीं निकाल पाते, मनुष्य का स्वभाव होता है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, पुराने एमपी भी आपको कहे कि मेरा ये अच्छा है, मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ा हूं या मैं हार गया हूं, इसको तुम देख लो बहुत काम करेगा, बिल्कुल किसी को हाथ मत लगाओ जी। आप अपने इलाके की योग्यता के लोग आप खुद चुनिए, जिन पर आपका पिछले 10-15 साल का अनुभव हो। अदरवाइज ऐसी एक व्यवस्था दिल्ली में है जी, वो अच्छों को फंसा देती है और बर्बादी का कारण बन जाती है, और इन चीज़ों से हमको बचना है। और मैं जानता हूँ देश से सुनता होगा, लेकिन सच बातें बता देनी पड़ती है भाई, क्या करें अब, बाहर कल क्या चर्चा रहे हो इस चिंता में मैं किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद होने दे सकता हूँ। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ एक बात, वीआईपी कल्चर। देखिए देश को बहुत नफरत है जी। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे अब हम एमपी बन गए, वो चेक करता है तो हमको बुरा लगता है, यार मैं एमपी हूं और मेरा चेकिंग क्यों नहीं होना चाहिए? चेकिंग जी,
हम नागरिक हैं, कतार में क्यों नहीं खड़े रहना चाहिए? ये चीजें मैं आज क्यों कह रहा हूं, आपको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अब देश और वहां 50 मोबाइल फोन से फोटो निकालते रहते हैं और फिर सोशल मीडिया में आ जाए तो आप यार ये किसने कर दिया, फिर आपको क्या गलत किया उसमें चिंता नहीं थे, किसने किया उसके पीछे आप समय बर्बाद करते हो। मैं चाहता हूं दोस्तों, युग बदल चुका है, जनता जनार्दन बहुत सतर्क है, सचेत है, हमें उसको ध्यान में रख करके अपने आप को बदलना है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को बदल देना चाहिए। लाल लाइट हटाना, कोई इसमें इकोनॉमी, पैसे, कोई बजट कुछ नहीं था, लेकिन देश में एक मैसेज गया कि हाँ ये लाल लाइट का जो नशा है ना, ये मोदी जी ने अच्छा क्या उतार दिया। सामान्य मानवी के मन में इन चीजों का असर है जी। हम जितना सामान्य मानव, हमारे मनोहर पर्रिकर जी की पहचान यही थी, पहचान यही थी, और वो अपने आप में एक बड़ी ताकत थी जी, बहुत बड़ी ताकत थी। मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें हैं जो अच्छाई से जो लोगों ने किया है, और वीआईपी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए। साथियों, हम एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पर आए हैं, हम पर दायित्व बहुत बड़ा है। क्षेत्र के काम एक हैं, लेकिन आप एमपी हिंदुस्तान के हैं, देश के हैं, भारत के हैं। आपको केरल की भी चिंता करनी है, कश्मीर की भी चिंता करनी है, सिर्फ अपने क्षेत्र की या अपने राज्य की नहीं। अपने आप को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से डेवलप करना होता है। आपको कई निर्णय करने आते हैं, आप लॉ मेकर हैं, और मैं मानता हूं कि हम कुछ भी करें तब उन कसौटियों से हम खरे हैं कि नहीं, वो देखते रहिए तो गलतियां कम से कम होगी। गलतियां नहीं होगी मैं कह नहीं सकता हूं कि हम मनुष्य हैं, मुझसे भी होती है, लेकिन कम से कम होगी। एक महात्मा गांधी ने बहुत सरल रास्ता दिखाया है। महात्मा गांधी ने सरल रास्ता ये दिखाया है कि आप कोई भी निर्णय करो, आप उलझन में हो, दुविधा में हो, तो पल भर के लिए आखिरी छोर पर खड़े हुए आखिरी इंसान को याद कीजिए और सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो उसका भला करेगा कि नहीं करेगा। गांधी, दीनदयाल और लोहिया, इन तीन महापुरुषों की विचारधारा से पले बढ़े लोग आज हिंदुस्तान की राजनीति पर प्रभाव पैदा कर रहे हैं, किसी भी दल में क्यों न हो, लेकिन मुख्यतः इन तीन विचारधाराओं से निकले हुए लोग हैं। इन तीन में सेंट्रल आइडिया यही है, गांधी हो, दीनदयाल हो, लोहिया हो, और दूसरी कसौटी है बाबा साहब आंबेडकर की तपस्या का जिस पर छाया है वो हमारा संविधान। बाबा साहब आंबेडकर की उस तपस्या का उसके अंदर अर्क है, उसको मैं भारत के संविधान के अनुरूप कदम उठा रहा हूं, नहीं उठा रहा हूं। अगर दो हमारे कसौटी के माध्यम होंगे, मैं नहीं मानता हूं कि इस देश को एज ए इंडिविजुअल कभी कोई शिकायत का कारण बनेगा, कभी दल के रूप में नहीं बनेगा, कभी सरकार के रूप में नहीं बनेगा। और इसलिए मेरा आज आग्रह रहेगा कि हम हमारे कसौटी के इन मानदंडों को लेकर के हम चलें, और जनसेवा, प्रभु सेवा के काम को लेकर के 2014 में इसी जगह पर से मैंने एक भाषण किया था। मैं नया था, इस सदन में भी एमपी के रूप में पहली बार आया था। उस समय भी एनडीए के सब साथियों ने मुझे नेता चुना था, और उस समय मैंने कहा था, मेरा कोई ज्यादा अनुभव तो नहीं था, मैं देश को मैं क्या दे सकता हूं, क्या कर सकता हूं, उतना कोई ज्यादा समझ के साथ आया नहीं था मैं। लेकिन उस बार मेरे भीतर से एक आवाज उठी थी, और आवाज को मैंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उनको समर्पित है। और आज जिस जगह पर भारत के संविधान का निर्माण हुआ था, जिस जगह पर कभी बाबा साहब आंबेडकर बैठे थे, जहां पंडित नेहरू बैठे थे, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, उस सदन में मैं खड़े होकर के फिर से कहना चाहता हूं कि 5 साल उस मूलभूत बात जो हृदय से निकली थी
हमने एक पल उससे अपने आप को ओझल नहीं होने दिया। न डाइल्यूजन आया, न डाइवर्जन आया। हम उस फोकस को लेकर के चलते रहे। और एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि 2014 से 2019 प्रमुख रूप से हमने गरीबों के लिए सरकार चलाई। और आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 2019 में ये सरकार देश के गरीबों ने बनाई। हमारे देश में गरीब एक राजनीतिक संवाद विवाद का ही विषय रहा, एक फैशन का हिस्सा बन गया, एक ब्रह्मजाल में गरीब रहा। 5 साल के कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि हमने ये जो ब्रह्मजाल थी, ये जो घनघोर बादल थे, उसमें से हमने छेद करने में सफलता पाई है। गरीबों के साथ जो छल चल रहा था, उस छल में हमने छेद किया है और हम सीधे गरीब के पास पहुंचे। और सच्चे अर्थ में गरीब को एम्पावर करके गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वो स्वयं एक सैनिक कैसे बने, उस रणनीति के तहत हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। और इसलिए तेज गति से भारत में से गरीबी मुक्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमें रास्ता मिला है वो सफलता का रास्ता है। उसमें और जोड़ने की जरूरत है, जोड़ना है। लेकिन देश को इस गरीबी का जो एक टैग लगा है, इस देश को उसे मुक्त करना है। और आजादी के इतने साल के बाद वो हमसे रहने की अपेक्षा, घर की अपेक्षा करे, बिजली की अपेक्षा करे, पानी की अपेक्षा करे, तो उसका हक बनता है। उसके इस हक के लिए हमें जीना है। उसके हक के लिए हमें जूझना है। उसके हक के लिए हमने अपना जीवन खपाना है। और मुझे विश्वास है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं कि जो देश की इस जिम्मेवारी को निभाने में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मेरा विश्वास है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है, वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सार्वजनिक जीवन के